हेलो दोस्तों, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक सीरीज अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा अभी 23rd चैप्टर चल रहा है, जो कि है पार्लियामेंट्री कमेटीज। इसका आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है। ऑलरेडी इसके फर्स्ट लेक्चर को हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने स्टैंडिंग कमेटीज के बारे में डिस्कस किया था। यानी कि सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारा पार्लियामेंट्री कमेटीज है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों बनती है। पार्लियामेंट सही तरीके से काम कर सके, एक अफोर्डेबल वे में काम कर सके, इसलिए जरूरत पड़ती है कमेटीज की। तो पार्लियामेंट के अंदर क्या है हमें दो तरीके की कमेटी देखने को मिलती है। एक है हमारा स्टैंडिंग कमेटीज और दूसरा है हमारा एडहॉक कमेटी। अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो स्टैंडिंग कमेटीज को हम परमानेंट कमेटीज या अस्थायी कमेटी भी कहते हैं। एडहॉक यानी कि जो हमारा एडहॉक कमेटी है इसे हम नॉन परमानेंट कहते हैं। इसका मेन कारण क्या है, जिसे अगर हम हिंदी में अस्थायी समिति भी कहते हैं। इसका जो मेन कारण है वो क्या है कि जो स्टैंडिंग कमेटीज है वो जो जैसे ही हमारी पार्लियामेंट रहती है वो क्या करती है, ये परमानेंटली कमेटीज को कंस्टिट्यूट करके रखते हैं, यानी कि परमानेंटली इसे बना करके रखते हैं स्टैंडिंग कमेटी को। इसलिए हम स्टैंडिंग कमेटी को क्या कहते हैं, परमानेंट कमेटीज भी कहते हैं, जिसे 6 अलग अलग कैटेगरीज में क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया। वहीं पे अगर हम एडहॉक कमेटी की बात करें तो एडहॉक कमेटी की जो एडहॉक कमेटी को जो कंस्टिट्यूट किया जाता है वो स्पेसिफिक कुछ टाइम पीरियड के लिए किया जाता है, यानी कि स्पेशली कुछ टाइम के लिए किया जाता है और किसी टाइम यानी कि टाइम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, यानी कि नॉन परमानेंट कमेटीज भी कहते हैं। बस ये दो डिफरेंस समझिएगा। जैसे कि हमने आज हमारा जो ये लेक्चर 2 है, ऑलरेडी जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि जो स्टैंडिंग कमेटीज है वो क्या है, 6 जो यानी कि समझिए 6 कैटेगरीज में इसको क्या किया गया था, क्लासिफाइड किया गया था। जिसमें हमने फाइनेंशियल कमेटीज की बात की थी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज की बात की थी, कमेटीज टू इंक्वायरी की बात की थी, फिर हमने बात की थी कि कमेटीज ऑन स्क्रूटनीज एंड कंट्रोल। स्क्रूटनीज का मतलब होता है एक तरीके से जांच करना। फिर हमने जो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कमेटीज रिलेटिंग जो डे बाय डे बिजनेसेस ऑफ द हाउसेस था उसके रिगार्डिंग में। और छठा जो था हमारा वो था हाउस कीपिंग कमेटी या हम सर्विस कमेटी भी कहते हैं। ये 6 तरीके की कमेटी हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर। आज हम एडहॉक कमेटी के बारे में बात करेंगे। अगर हम एडहॉक कमेटी की बात करें तो एडहॉक कमेटी को 2 कैटेगरीज में क्या किया गया है, डिवाइडेड किया गया, यानी कि 2 कैटेगरीज में इसको बांट करके रखा गया। पहला है हमारा इंक्वायरी कमेटी और दूसरा निकल के आता है हमारा एडवाइजरी कमेटी। अगर हम इंक्वायरी कमेटीज की बात करें तो ये क्या है, टाइम टू टाइम क्या है, इसको कंस्टिट्यूट किया जाता है। कंस्टिट्यूट का मतलब होता है एक तरीके से इसको बनाना या गठित करना। तो जो इंक्वायरी कमेटीज है यानी कि जिसे हम विशिष्ट विषयों की जांच करने, यानी कि आप अगर हम बात करें इंक्वायरीज कमेटीज क्या है, किसी भी विशेष सब्जेक्ट पे, यानी कि जो भी स्पेशल सब्जेक्ट है उसके जांच करने के लिए, उसकी इंक्वायरीज के लिए क्या है, टाइम टू टाइम इंक्वायरी कमेटीज गठित किया जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। किसके द्वारा, तो दोनों हाउसेस में से किसी के द्वारा क्या है, इंक्वायरी कमेटीज कंस्टिट्यूट किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा में स्पीकर के द्वारा, राज्यसभा में चेयरपर्सन के द्वारा क्या है, जो हमारी इंक्वायरीज कमेटीज है उसको कंस्टिट्यूट किया जाता है। फिर जैसे कि बात करते हैं कि जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, यानी कि जो विशिष्ट या इस विशेष कह लीजिए सब्जेक्ट, यानी कि मैटर्स कह सकते हैं या विषय कह सकते हैं। जैसे कि हमारा 5 ईयर प्लान था, या हम रेलवेज की बात करते हैं, या जो भी स्कीम्स होता है, या फर्टिलाइजर्स की बात कर ले, तो ये सारी चीजें क्या है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक मैटर्स है। तो ऐसे स्पेसिफिक मैटर्स के लिए क्या है, क्या किया जाता है, दोनों हाउसेस में से जो इंक्वायरीज कमेटी है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक आता है हमारा एडवाइजरी कमेटी। जो हमारा एडवाइजरी कमेटीज है इसका क्या काम होता है, इसको जो कंस्टिट्यूट किया जाता है, जो अपॉइंट किए जाते हैं कंसाइडर के लिए, किसी जो भी रिपोर्ट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर बिल्स के ऊपर, यानी कि जो बिल्स रखे जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर उस पर क्या करना, उसके ऊपर रिपोर्ट पेश करना, ये काम होता है एडवाइजरी कमेटी का। अब इसमें हम बात करते हैं एस्टीमेट, यानी कि कमेटी ऑन एस्टीमेट। एस्टीमेट का मतलब होता है एक तरीके से अनुमान लगाना या गैस करना। अगर हम एस्टीमेट कमेटीज की बात करते हैं या कमेटी ऑन एस्टीमेट, यानी कि अनुमान के आधार पर जो
समिति बनाई जाती है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें क्या है 30 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ के, लोकसभा के, जो कि हर साल किया जाते हैं हमें देखने को मिलता है। फिर यहीं पे अगर बात करें इसके जो मिनिस्टर रहते हैं वो नॉट एलिजिबल रहते हैं किसके लिए, इलेक्शंस के लिए, यानी कि जो कमिटीज है इसके इलेक्शंस के लिए क्या रहते हैं, वो नॉट एलिजिबल रहते हैं। फिर वहीं पे बात करें जो हमारी कमेटी ऑन एस्टिमेट है, इसका जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, कितना देखने को मिलता है, सिर्फ 1 साल देखने को मिलता है। यानी कि जो कमेटी ऑन एस्टिमेट है इसको जो कंस्टिट्यूट किया जाता है या बनाया जाता है या गठित किया जाता है वो पर्टिकुलर कितने साल के लिए किया जाता है, 1 साल के लिए किया जाता है। और इसमें आपको कितने लोग मेंबर्स देखने को मिलेंगे, तो लोकसभा से इसके 30 मेंबर देखने को मिलेंगे। अगर हम इस कमेटी की अगर मेन फंक्शंस की बात करें, यानी कि इसका जो मुख्य काम होता है, कार्य होता है, वो क्या होता है, एस्टिमेट करना, यानी कि अनुमान लगाना, जो भी रिपोर्ट पेश किए जा रहे हैं उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत क्या है, फिर एफिशिएंसीज क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव या रिफॉर्म्स का मतलब होता है एक तरीके से बदलना या बदलाव लाना। तो इस पर्पस के लिए क्या है, कंस्टिट्यूट इसे किया जाता है, इस पर्पस से बनाया जाता है। फिर जैसे कि बात करते हैं जो भी पॉलिसीज हैं जो कि अंडरलाइंग है और उसमें क्या करना, एस्टिमेट लगाना, किस तरीके से और भी ज़्यादा इफेक्टेड किया जा सकता है, या कोई भी अल्टरनेटिव पॉलिसीज का सजेशंस देना, ये सारे काम होते हैं किसके, एस्टिमेट, कमेटी ऑन एस्टिमेट के। अब बात करते हैं किसके बारे में, अगर इसमें कुछ हम नोट करने वाली बात करें तो इसमें ये याद रखिएगा कि टाइम टू टाइम पर क्या है, ये जो कमिटीज है वो जो भी मिनिस्टर्स हैं या मिनिस्टर्स के जो ग्रुप्स हैं, या फिर बात करते हैं जो भी हमारे स्टैचुटरीज बॉडीज हैं या गवर्नमेंट बॉडीज हैं, इन सबको क्या करना, देखना कि ये फिट कमिटीज है या नहीं, यानी कि अनुमान लगाना, चयन करना जो कि समिति क्या है ये उपयुक्त, यानी कि उपयुक्त है भी या नहीं। फिर बात करते हैं इसमें अगर दूसरा पॉइंट देखिए, इसका काम एक काम और भी होता है कि एग्जामाइन का मतलब होता है जांच करना, किसी भी मामले को, यानी कि जो भी स्पेशल इंटरेस्ट मैटर है उसकी जांच करना, और जो भी उसमें राइजेस हैं या कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें जो भी सुधार लाना है या जो भी उसके कार्य में जो भी उत्पन्न हो रहे हो उस पर क्या करना, हाईलाइट करना, उस पर रोशनी डालने का काम करते हैं कि इस मुद्दे पे आपको काम करना ज़्यादा जरूरी है। फिर बात करते हैं कि इसी में अगर बात करें कि जहाँ पे जो भी हमारे जो असेंबली के या बात करते हैं हाउसेस के जो स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स मेनली हम लोकसभा के लिए जो हेड होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पीकर, यानी अध्यक्ष के रूप में क्या करते हैं ये, इन्हें मतलब जो भी जो मैटर्स होते हैं उसको हाईलाइट करने के साथ साथ ये करते हैं जो हाउस के जो स्पीकर्स होते हैं वो उन्हें क्या करते हैं, रेफर्ड कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कमेटी ऑन अंडरटेकिंग के बारे में। अगर हम कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करें तो इसमें टोटल कितने मेंबर देखने को मिलते हैं, 15 मेंबर देखने को मिलते हैं हमें किसके, लोकसभा के, यानी कि 15 मेंबर इलेक्ट होकर के आते हैं कहाँ से, लोकसभा से। और जो 7 मेंबर होते हैं, 7 मेंबर्स हमें जो इलेक्ट होके आते हैं वो कहाँ से आते हैं, राज्यसभा से। राज्यसभा और लोकसभा को और हम किस किस नाम से जानते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर बात करें इसके भी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो नॉट एलिजिबल रहते हैं किसके लिए, इलेक्शंस के लिए, जो कि इस कमेटी के जो भी मेंबर्स रहते हैं। और इस कमेटी का भी जो हमें टेनवर यानी कि जो कार्यकाल देखने को मिलता है, जो टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है, 1 साल देखने को मिलता है। और इसका जो मेन फंक्शंस रहता है वो क्या देखने को मिलता है, इसको जो मेन फंक्शंस रहेगा वो रिकमेंडेड करना टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी अध्यक्ष के रूप में जो भी हमारे सरकारी विधेयी है या जो भी उनके कार्य हैं उनको क्या करना, जांच करना, और क्या करना फिर उसको स्पीकर के पास सिफारिश के लिए भेज देना। यानी कि सीधा सीधा आप ये समझिए कि जो भी गवर्नमेंटल लेजिस्लेटिव है या जो भी बिजनेसेस है उनके जो काम है उनको क्या करना, जांच करना और रिकमेंडेड करना स्पीकर को। ये क्या है, मेन फंक्शंस है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का। अब बात करते हैं कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल। आपको पता होगा प्राइवेट मेंबर किसे कहते हैं, ऑलरेडी हमने पार्लियामेंट्री वाले चैप्टर में डिस्कस किया था प्राइवेट मेंबर्स किसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल और रिजोल्यूशंस, कहाँ पे, ये लोकसभा के अंदर की बात करेंगे, कहाँ बात करेंगे, लोकसभा। अगर हम बात करते हैं इसमें टोटल हमें 15 मेंबर देखने को मिलता है। और इस जो हमारी जो कमेटी है, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल, इसके जो हेड होते हैं यानी कि जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो कौन होता है, डिप्टी स्पीकर होता है। अब हम आपको ये बताना है कि जो डिप्टी स्पीकर है वो किस पार्टी का होता है, लोकसभा सॉरी जो रूलिंग पार्टी है उसका होता है या अपोजिशंस का। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो डिप्टी स्पीकर होता है वो हमेशा आपको अपोजिशंस का देखने को मिलेगा, ना कि रूलिंग पार्टी का।
रूलिंग पार्टी का आपको स्पीकर देखने को मिलेगा और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी का देखने को मिलेगा। तो अगर हम कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स की बात करें या रिजोल्यूशंस की बात करें तो ये 15 मेंबर्स की एक बॉडी होती है जिसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो डिप्टी स्पीकर यानी कि डिप्टी स्पीकर्स होते हैं, जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, मेंबर्स ऑफ कमेटी के द्वारा। अगर हम कमेटी की बात करें और ये नॉमिनेटेड किसके द्वारा होता है, स्पीकर्स के द्वारा किए जाते हैं। इसका जो मेन फंक्शंस होता है वो होता है अलाउड टाइम टू प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रिजोल्यूशंस, यानी कि जो भी प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा या जो भी बिल्स लाए गए हैं उसको क्या करना है, एग्जामाइन करना। देखिए जो भी प्राइवेट मेंबर के द्वारा या तो जो बिल लाए जाते हैं या जो भी उनके द्वारा पार्लियामेंट के अंदर रिजोल्यूशंस लाए जाते हैं, तो प्राइवेट मेंबर्स के बिल और रिजोल्यूशंस को क्या करना, यानी कि बात करते हैं जैसे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट हो गया या लोकसभा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस के अमेंडमेंट के रिगार्डिंग में कोई अगर इंट्रोडक्शंस रखी जाती है, बिल्स रखी जाती है, तो उससे पहले क्या है इनका काम होता है इसको एग्जामाइन करना, यानी कि बिल को जांच करना जो भी प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा रखा गया है। या फिर बात करते हैं जो भी अगर लोकसभा के अंदर जो प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा जो भी बिल्स रखे गए हैं या जो रिजोल्यूशंस रखा गया, मेनली काम होता है इनका एग्जामाइन करना यानी कि जांच करना। फिर अकॉर्डिंग टू नेचर्स, यानी कि जो भी इनकी जो प्रकृति है उस या श्रेणी है उसके अकॉर्डिंग क्या करना इसको, या बात करते हैं या बात करें नेचर्स के अकॉर्डिंग क्या है, इसको दो अलग अलग पार्ट्स में कैटेगरीज में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। एक होता है आपका अर्जेंसी और दूसरा है आपका इंपॉर्टेंस, यानी कि दो श्रेणियों में जो विभाजित किया जाता है जिसमें आपका एक तत्कालिक और एक होता है महत्वपूर्ण। इन दो कैटेगरीज में फिर क्या कर देना, इसको डिवाइड कर देना। अब बात करते हैं हम रूल्स कमेटी के बारे में। रूल्स कमेटी यानी कि नियम समिति। रूल्स का मतलब एक तरीके से नियम, कमेटीज का मतलब होता है आपका समिति। फिर बात करते हैं कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं आपको 15 मेंबर्स देखने को मिलेगा, इंक्लूड आपको इसमें स्पीकर भी देखने को मिलेगा जो कि इसका एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन का मेन जो मतलब होता है वो ये होता है कि आप इलेक्ट किसी और पर, यानी कि इलेक्ट आप किसी और पोस्ट के लिए हो रहे हो और ऑटोमेटिकली उसके साथ क्या है आपको एक दूसरा पोस्ट मिल जाता है एज अ चेयरपर्सन के लिए, उसे हम एक्स ऑफिशियो कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो वाइस प्रेसिडेंट तो हमारे कंट्री के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन उनको ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, राज्यसभा के क्या बन जाते हैं, चेयरपर्सन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, चेयरपर्सन। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से एक्स ऑफिशियो हो गया। उसी तरीके से जो हमारी लोकसभा के स्पीकर्स होते हैं वो एक्स ऑफिशियो बन जाते हैं किसके, रूल्स कमेटी के। और इसमें अगर बात करें जो भी मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, स्पीकर्स के द्वारा। इनका जो अगर हम मेन काम की बात करें, इनकी जो मेन फंक्शंस है वो क्या है कि लोकसभा में जो भी प्रक्रिया है या जो भी कामकाज है के संचालन के नियम की किसी भी संशोधन या परिवर्तन की सिफारिश करना, ये इसका क्या है, मेन फंक्शन है। अब बात करते हैं किसके बारे में, कमेटी ऑफ प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है किसी को स्पेशल राइट देना या हम विशेष अधिकार कहते हैं। अगर हम कमेटी ऑफ प्रिविलेज की बात करें तो इसमें आपको 15 मेंबर देखने को मिलेगा जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, बाय द स्पीकर्स के द्वारा। और इसका जो मेन फंक्शंस होता है यानी कि जो मेन कार्य होता है, एग्जामाइन यानी कि जांच करना जितनी भी जो क्वेश्चंस है इन्वॉल्विंग जो भी ब्रांचेस या बात करते हैं जो भी प्रिविलेज से रिलेटेड है, हाउस और द यानी कि मेंबर्स के किसी भी कमेटीज के द्वारा इन सबको क्या करना है, जांच करना इनका मेन काम होता है, जो भी अध्यक्ष के द्वारा क्या है भेजा गया हो। सदन में किसके द्वारा भेजा गया हो, अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के द्वारा भेजा गया हो, उस प्रश्न का एग्जामाइन करना हमारा इसका काम होता है, कमेटी ऑफ प्रिविलेज लोकसभा का काम होता है। अब बात करते हैं कमेटी ऑन पेपर्स लीड ऑन द टेबल, यानी कि जिसे हम बात करते हैं पटल पर रखे गए जो भी पेपर्स हैं, बिल्स हैं या पेपर्स हैं यानी कि पत्र हैं, पर जो समिति है, ये भी हम लोकसभा की बात करें, इस समय जो हमारा जो कंस्टिट्यूट होता है इसमें भी इस कमेटी में भी आपको 15 मेंबर देखने को मिलेगा और नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, स्पीकर्स के द्वारा। और इसका जो मेन फंक्शन होता है एग्जामाइन करना, जितने भी जो पेपर्स लीड है यानी कि जितने भी जो पत्र हैं उन सबको जो भी टेबल के ऊपर रखे गए हैं मिनिस्टर्स के द्वारा, इन सबको क्या करना, एग्जामाइन करना। यानी कि जो भी अगर हम बात करें कि कमेटी के अंदर जो सब ऑर्डिनेट लेगिस्लेशन है या जो अदर पार्लियामेंट्री कमेटीज है वो क्या करना, हाउस को रिपोर्ट करना और एग्जामाइन करना इसका मेन फंक्शंस है। अब बात करते हैं किसके बारे में, कमेटी ऑन पिटीशंस यानी कि याचिका। पिटीशंस का मतलब होता है एक तरीके से याचिका करना।
तो इसमें अभी आपको कितने मेंबर देखने को मिलेंगे, 15 मेंबर देखने को मिलेगा, जो कि नॉमिनेटेड होते हैं किसके द्वारा, स्पीकर्स के द्वारा। और इसमें जितने भी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो नॉट नॉमिनेटेड होते हैं इस कमेटी के लिए, यानी कि इस समिति में जितने भी, यानी कि किसी भी मंत्री को नामांकित नहीं किया जाता है। और इसका जो मेन फंक्शंस आपको देखने को मिलेगा वो क्या करना, जो भी पिटिशन है यानी कि याचिका है उसको क्या करना, उस पर विचार करना और उस पर रिपोर्ट देना, इनका क्या रहता है, मेन फंक्शंस होता है। और इसके अलावा ये भी रहता है कि यह व्यक्तियों या जो भी ग्रुप्स हैं यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके यानी कि अभ्यावेदन पर भी क्या करता है, ये विचार करता है, यानी कि इसके एसोसिएशंस पे भी क्या करता है, कंसर्न जो भी रिप्रेजेंटेशंस है या बात करते हैं यानी कि इंडिविजुअल्स हैं या एसोसिएशंस है, इन सब पे क्या करना, विचार करना, इसका मेन फंक्शन होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस, ये भी हम लोकसभा के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो इसमें भी हमें 15 मेंबर देखने को मिलता है और नॉमिनेटेड होते हैं स्पीकर्स के द्वारा, और इसके जितने भी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो नॉट नॉमिनेटेड होते हैं इस कमेटी के लिए। फिर बात करते हैं इस कमेटी की, तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करना है, वो एग्जामाइन करना है, जांच करना है, और जो हमारे हाउसेस उसको रिपोर्ट करना है कि क्या जो भी हमारे रूल्स हैं, सब रूल्स हैं, लॉज हैं, यानी कि फिर हम बात करते हैं सब लॉज हैं, उनकी जो भी शक्ति है उनके पास होती है। अब बात करते हैं जो भी हमारी कमेटी है गवर्नमेंट यानी कि एश्योरेंस के बेसिस पे। तो देखिए इसमें जो कमेटी है इसमें भी हमें कितने मेंबर देखने को मिलते हैं, 15 मेंबर देखने को मिलते हैं, जो कि नॉमिनेटेड होते हैं स्पीकर्स के द्वारा। जितने भी जो मिनिस्टर होते हैं नॉट नॉमिनेटेड होते हैं इस कमेटीज के लिए, यानी कि ने नॉमिनेट, अगर बात करें इस समिति के जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्री है, उनको नामांकित नहीं किया जाता है। इस सदन में क्या है, जैसे जो भी प्रश्न या क्वेश्चन आंसर जो देते हैं, प्रश्न का जो भी इसमें उत्तर देते हैं, इस समय पे जो भी लेजिस्लेटिव है यानी कि जो भी इसमें बिल्स रखे गए हैं, रिजोल्यूशंस रखे गए हैं, जो भी मोशंस लाए गए हैं, तो क्या है मंत्री की जो कभी कभी क्या है किसी भी मामले पर जो भी विचार करने या कार्रवाई करने या बाद में सदन को आगे की जानकारी प्रस्तुत कराने का जो भी आश्वासन या वचन देते हैं, तो उनकी क्या है, उनकी जांच करना है, एग्जामाइन करना है, इनका मेन फंक्शंस है। यानी कि इनका जो मेन काम है वो क्या है, यही है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो भी सिफारिशें हैं या बात करते हैं जो भी इस समिति की जो भी हमारे मोशंस हैं, फिर बात कर लो या बिल्स हैं या रिजोल्यूशंस है, इसकी क्या करना, जांच करना है, एग्जामाइन करना। अब बात करते हैं कमिटीज ऑन एब्सेंस ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस। इसका जो मेन काम होता है, सबसे पहले समझिए कि इसमें भी कितने मेंबर देखने को मिलेंगे, आपको 15 मेंबर देखने को मिलेंगे, और इसका भी टाइम पीरियड आपको 1 साल का देखने को मिलेगा। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द स्पीकर्स। और इसका जो मेन काम होता है, यानी कि जब हमारी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, सिटिंग सेशन चल रहा हो, तो उसमें जो भी मेंबर 60 दिन या 60 डेज या 60 डेज से ज़्यादा बिना किसी प्रोमिस की क्या सिटिंग हाउस में अब्सेंट रहते हैं, तो उसकी क्या करना, इंक्वायरी करना, एग्जामाइन करना, इनका मेन फंक्शंस है, मेन काम है। फिर बात करते हैं ज्वाइंट कमेटी ऑन द ऑफिसेस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हम लाभ के पदों पर जो भी संयुक्त समिति है उसके बारे में बात करें, तो इसमें भी हमें कितने 15 मेंबर देखने को मिलते हैं। और जो 10 मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं कहाँ से, लोकसभा से, और 5 मेंबर्स जो इलेक्टेड होते हैं वो कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से। और इसे जो कमेटी को कंस्टिट्यूट किया जाता है कितने, ईच हर एक लोकसभा में क्या है, आपको इसका जो ड्यूरेशन है या कंस्टिट्यूट की बात करें तो वो आपको हर एक लोकसभा में 1 साल के लिए देखने को मिलेगा। इसका जो मेन फंक्शंस रहता है वो क्या रहता है, एग्जामाइन करना, जो भी कंपोजिशंस है या जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो कमेटीज है, यानी कि जो कमेटी के द्वारा जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल के, यानी कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और रिकमेंडेड करना जो भी ऑफिसेस हैं क्या वो डिस्क्वालीफाइज यानी कि डिसक्वालीफाई है या नॉन, यानी कि सीधा सीधी समझिए डिस्क्वालीफाई है या नॉट डिस्क्वालीफाई, कोई भी पर्सन अगर डिस्क्वालीफाइड हो रहा है या नॉट डिस्क्वालीफाई हो रहा तो इन सब की जांच करना, रिकमेंडेड करना, ये इनका मेन फंक्शन होता है। अब बात करते हैं कमेटी ऑन द वेलफेयर स्कीम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। अगर हम बात करें कमिटीज ऑन द वेलफेयर ऑफ द स्कीम एंड कास्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, तो इसमें आपको टोटल 20 मेंबर देखने को मिलेंगे। कितने मेंबर, 20 मेंबर देखने को मिलेगा। 10 मेंबर आपको लोकसभा से और 10 मेंबर आपको कहां से देखने को मिलेगा, राज्यसभा से देखने को
सॉरी, यहाँ पे आपको 20 मेंबर किससे देखने को मिलेगा, लोकसभा से, और 10 मेंबर देखने को मिलेगा किससे, राज्यसभा से देखने को मिलेगा। और इस कमेटी का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो वो कितना साल देखने को मिलेगा, 1 साल के लिए देखने को मिलेगा। इसमें जितने भी जो मिनिस्टर होते हैं वो नॉट एलिजिबल रहते हैं किसके लिए, इलेक्शंस के लिए। फिर बात करें इनका जो मेन फंक्शंस रहता है वो ये देखना रहता है कि जो भी मैटर्स हैं किसके रिगार्डिंग में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर के रिगार्डिंग में जो भी मैटर्स हैं तो उसकी जांच करना क्या है, इनका मेन काम है किसका, तो कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का। अब बात करते हैं हम आज का लास्ट टॉपिक, यानी कि इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है रेलवे यानी कि रेलवे कन्वेंशंस कमेटी। ये भी एक एडहॉक कमेटी है। अगर बात करें इसमें आपको 18 मेंबर्स देखने को मिलेगा, जिसमें से जो 12 मेंबर्स हैं वो लोकसभा से, और जो 6 जो कि इसमें अपॉइंटेड किए जाते हैं किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा, और जो 6 मेंबर हैं वो नॉमिनेटेड देखने को मिलेगा राज्यसभा के, यानी कि राज्यसभा से, जो कि नॉमिनेटेड किए जाते हैं चेयरपर्सन यानी कि चेयरमैन यानी कि सीधा सीधे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। और इनका जो मेन फंक्शंस रहता है वो क्या रहता है कि जो भी रेलवे के द्वारा जो भी, अगर हम बात करते हैं जो सामान्य राजस्व है, यानी कि जो यानी कि रिव्यू द रेट ऑफ डिवाइड पेएबल बाय जो भी रेलवेज के द्वारा, या जो जनरल रेलवे यानी कि सीधा सीधी जो सामान्य राजस्व है के लिए जो भी दिए गए जो लाभांश है उसकी दर के साथ साथ क्या है, रेलवे यानी कि जो रेलवे फाइनेंस है, बात करते हैं जैसे कि रेलवे वित्त के संबंध में क्या है, सामान्य वित्त के संबंध में या अन्य मामले की समीक्षा करना या सिफारिश करना इनका मेन फंक्शन है। फिर जैसे कि बात करते हैं रेलवे कन्वेंशंस कमेटी, जो कि 1946 थी, आज़ादी की पहली एक कमेटी थी जिसने इस समिति को, उसके बाद की जो समितियां उसने खुद को रेलवे के द्वारा क्या है, सामान्य राज्य के लिए दिए गए लाभांश की दर से निर्धारित करने तक ही ये क्या रह गई, इसको सीमित रखा गया। तो ये हमें देखने को मिलता है किसमें, रेलवे कन्वेंशंस कमेटी में। अब बात करते हैं कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि अगर हम कमिटीज ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात करें तो इसमें 30 मेंबर देखने को मिलता है, जिसमें से 20 मेंबर आपको लोकसभा से देखने को मिलेगा जो कि स्पीकर के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं, और 10 मेंबर देखने को मिलेगा जो कि नॉमिनेटेड किए जाते हैं राज्यसभा से, किसके द्वारा, चेयरपर्सन के द्वारा। तो ये चीजें आपको किसमें देखने को मिलेगी, कमेटी ऑन एम्पावरमेंट में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने एडहॉक कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी को, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टैंडिंग कमेटी के बारे में डिस्कस किया था और सेकंड लेक्चर में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, एडहॉक कमेटी के बारे में डिस्कस किया। अब जो हमारा वीडियो डिस्कशन, जो अगला जो वीडियो होगा जो हम कल डिस्कस करेंगे, वो क्लास 12 की जो सेकंड बुक है उसका हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। और जब चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 24 है, यानी कि एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा 24 चैप्टर है वो कौन सा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म्स, जिसे हम क्या कहते हैं, संसदीय मंच, संसदीय मंच डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम क्लास 12 की जो हमारा सेकंड बुक है उसका चैप्टर 2 हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा कौन सा, एरा ऑफ वन पार्टी डोमेन्स, वन पार्टी डोमेन्स। इसको डिस्कस करने के बाद हम एम लक्ष्मीकांत का अपना चैप्टर 24 डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम एम लक्ष्मीकांत का 24 चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म से, यानी कि जो संसदीय मंच है, उससे पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम क्या करेंगे, अपने आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशंस देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।